नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तड़ीपार सिंडिकेट के बारे में बताऊंगा और शुरू में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप इस सिंडिकेट के बारे में जानते हैं और क्या गृह मंत्री अमित शाह का इससे कोई कनेक्शन है। एक आदमी, एक बैग और एक ऐसा ऑर्डर जिसमें लिखा है आप अपने ही शहर में दाखिल नहीं हो सकते। न कोई एफआईआर साबित हुई, न कोई सजा सुनाई गई, बस एक दस्तखत और उसका शहर उसके लिए हमेशा के लिए एक नो एंट्री जोन बन गया। ये खबर बड़ी वायरल है इन दिनों। ये खबर मुंबई से है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को रद्द करते हुए मुंबई पुलिस से एक सवाल पूछा। सवाल ये कि क्या इस देश के नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। ये सवाल किसी एक्टिविस्ट ने नहीं पूछा, ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं पूछा। ये सवाल पूछा जस्टिस माधव जामदार ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ने, खुली अदालत में मुंबई पुलिस के सामने बैठे उनके वकीलों से। और उन्होंने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा, उन्होंने एक ऐसा कानूनी हथियार बेनकाब किया जो पिछले कुछ सालों में चुपचाप अपना निशाना बदल चुका, डकैतों से एक्टिविस्टों की तरफ। आज हम जानेंगे तड़ीपार यानी एक्सटर्नमेंट नाम का जो नया सिंडिकेट शुरू हुआ है, नया कानून आया, वो क्या है, ये कैसे एक 49 साल के आदमी को उसके ही शहर से बेदखल करने का हथियार बना, और क्यों ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है बल्कि हर उस नागरिक की है जो कभी सड़क पर उतरकर सवाल पूछने की हिम्मत करता है। तड़ीपार कोई नया कानून नहीं है। इसकी जड़ें अंग्रेजों के जमाने की पुलिसिंग व्यवस्था में है, जहां बैड कैरेक्टर और आदतन अपराधियों को किसी इलाके से बाहर निकालने का अधिकार पुलिस को दिया गया था ताकि वो गवाहों को डरा धमका न सके। महाराष्ट्र में यह अधिकार बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 की धारा 55 से 63 में दर्ज है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने गुरवचन बनाम राज्य के मामले में इस कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था, ये मानते हुए कि ये अनुच्छेद 19(1) घ यानी घूमने फिरने की आजादी पर एक उचित प्रतिबंध है। मकसद साफ था, संगठित अपराध और गैंगवार को रोकना। इसी वजह से हम इसको जानते हैं। लेकिन यहीं से कहानी मुड़ती है। 18 में भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद महाराष्ट्र में दलित प्रदर्शनकारियों को तड़ीपार नोटिस भेजे जाने लगे। ऐसे लोग जिनका इतिहास किसी संगठित अपराध का नहीं बल्कि सड़क पर विरोध जताने का था। दिल्ली की वकील दिशा वाडेकर, जो भीमा कोरेगांव जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के सामने पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उन्होंने दर्ज किया है कि यह वही दौर था जब तड़ीपार शब्द पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक असंतोष के दमन से जुड़ा। तो सवाल ये नहीं है कि कानून गलत है या सही, सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में इसका निशाना कौन है और ये क्या बदल गया है। अब चलिए असली केस पर आते हैं। सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, उनका अपराध क्या था? उन्होंने 2019 से 24 के बीच नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी और ज्ञानवापी बाबरी विवाद जैसे मुद्दों पर मोर्चे और धरने आयोजित किए। ये उनका अपराध था। इन धरनों के दौरान उन पर 5 एफआईआर दर्ज हुई। कोई सजा नहीं, कोई अंतिम दोष सिद्धि नहीं, सिर्फ आरोप। लेकिन 3 दिसंबर 25 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 6 ने इन्हीं 5 एफआईआर के आधार पर उन्हें 1 साल के लिए तड़ीपार करने का ऑर्डर जारी किया। मुंबई और आसपास के जिलों से पूरी तरह से बेदखल। 27 मार्च 26 को कोंकण डिविजनल कमिश्नर ने अपील में भी इस ऑर्डर को बरकरार रखा, कहा कि ये जो ऑर्डर है ये ठीक है, इसको बदला नहीं जाएगा। यहां सिस्टम की पहली दरार दिखती है, मैकेनिज्म ऑफ फेलियर की पहली परत। तड़ीपार कानून की धारा 59 पुलिस अधिकारी को बाध्य करती है कि वो एक्सटर्नमेंट से पहले व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों की सूचना दे और सुनवाई का मौका दे। पिछले साल ही सितंबर 25 में जस्टिस एम नेर्लीकर ने एक दूसरे मामले में भरत शत्रुघ्ना भोसले बनाम डिविजनल कमिश्नर में इसी धारा 59 को तड़ीपार प्रक्रिया की आत्मा बताते हुए एक ऑर्डर रद्द किया था, क्योंकि पुलिस ने सुनवाई का मौका दिए बिना ही ऑर्डर पास कर दिया। यानी ये कोई इकलौता वाकया नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है जहां प्रोसीजरल सेफगार्ड को दरकिनार करके सिर्फ एफआईआर की गिनती के आधार पर किसी को उसकी जिंदगी, उसके काम, उसके परिवार से काट दिया जाता है। जस्टिस जामदार ने सुनवाई के दौरान सीधा सवाल पूछा, अभी इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो क्या आप इन पर भी यही केस थोप देंगे, तड़ीपार कर देंगे जैसे हो रहा है? ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये उस पूरी नीति पर चोट थी जहां व्यवस्था की नाकामी पर सवाल उठाने वाले को अपराधी बना दिया जाता है और असली नाकामी करने वाले सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठा। अब जरा गहराई में उतरिए, ये सिस्टम किसके लिए काम करता है और किसके खिलाफ काम करता है? तड़ीपार ऑर्डर पास करने की ताकत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर स्तर के अधिकारियों के पास है, यानी सीधे कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के हाथ में।
बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अनिवार्य न्यायिक समीक्षा के। जो सीन है, जो दिखाई देता है वो ये कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा, गैंगवार रोकना, गवाहों की सुरक्षा करना, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वो ये इसके इस्तेमाल का पैटर्न, क्योंकि आजकल हर चीज का एक पैटर्न है। आप जैसे जैसे कड़ियों को जोड़ेंगे आपको वो पैटर्न समझ में आएगा। आखिर पिछले कुछ सालों में ये टूल असल संगठित अपराध के गैंगस्टरों पर कितनी बार चला और सड़क पर धरना देने वाले कार्यकर्ताओं पर कितनी बार चला? बड़ा जरूरी सवाल है। जस्टिस जामदार ने सुनवाई के दौरान एक और तीखी टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी ये भूल गए हैं कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के निजी नौकर नहीं, बल्कि जनता के सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। एक कानून जो अच्छी नीयत से बना गैंगस्टरों को रोकने के लिए, वो धीरे धीरे नौकरशाही के भीतर एक डिफॉल्ट टूल बन जाता है। जब किसी अधिकारी को किसी असहज सवाल उठाने वाले शख्स को चुप कराना हो तो जेल भेजने के लिए ठोस सबूत चाहिए, ट्रायल चाहिए, समय चाहिए, लेकिन तड़ीपार ऑर्डर के लिए सिर्फ एफआईआर की गिनती काफी है और 1 साल के लिए वो व्यक्ति अपने ही राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्षेत्र से गायब हो जाता है। आंदोलन को कुचलने के लिए जेल भेजना जरूरी नहीं है, सिर्फ आंदोलनकारी को उस जगह से हटा दो जहां उसकी आवाज मायने रखती। लेकिन ईमानदार पत्रकारिता का मतलब है कि दूसरा पक्ष भी, जो मैं अपनी हर स्टोरी में देने की कोशिश करता हूं, और दूसरा पक्ष क्या है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने 54 में गुरबचन बनाम बॉम्बे राज्य मामले में तड़ीपार कानून को संवैधानिक ठहराया था, ये कहते हुए कि संगठित अपराध और गवाहों की सुरक्षा के लिए ये एक जरूरी, हालांकि असाधारण अधिकार। और ये तर्क खोखला नहीं है। भारत जैसे देश में जहां गवाह अक्सर धमकाए जाते हैं और गैंगवार असली खतरा है, पूरी तरह ट्रायल पर निर्भर रहना कई बार व्यवहारिक नहीं होता। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अमीना बेगम मामले में भी यही कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी असाधारण शक्तियां जरूरी हैं, लेकिन उन्हें अपवाद के तौर पर नियमित तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो सवाल कानून के वजूद का नहीं है, सवाल है अपवाद और नियम के बीच की उस धुंधली रेखा का, जो पिछले कुछ सालों में मिटती जा रही है। लॉ स्कूल पॉलिसी रिव्यू के एक विश्लेषक हैं, उन्होंने ये तर्क दिया कि तड़ीपार ऑर्डर की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, जैसा केरल के एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में है, ताकि कार्यपालिका का फैसला बिना किसी चेक के अंतिम न बन जाए। यानी डेटा ये नहीं कहता कि तड़ीपार कानून खत्म कर दिया जाए, डेटा ये कहता है कि जिस असाधारण शक्ति को सिर्फ खूंखार अपराधियों के लिए बचा कर रखा जाना चाहिए था, वो चुपचाप एक रूटीन टूल बनती जा रही है। और कोर्ट की टिप्पणियां, चाहे जस्टिस जामदार की हो या जस्टिस नेर्लीकर की, इस पूरे क्रोनोलॉजी की अलार्म की घंटी है। अब एक तुलना कीजिए, सिर्फ तुलना, आरोप नहीं है। 2010 में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। जब उन्हें जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई, करीब 2 साल तक वो गुजरात में दाखिल नहीं हो सकते, ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। 2014 में उन्हें सबूतों की कमी के चलते डिस्चार्ज किया गया और 18 में एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस केस के सभी अपराधियों को बरी कर दिया। ध्यान दीजिए आप, ये तड़ीपार नहीं था, ये महाराष्ट्र या गुजरात पुलिस एक्ट के तहत कोई प्रशासनिक ऑर्डर नहीं, बल्कि एक आपराधिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की तय की गई जमानत की शर्त थी। पूरी सुनवाई वकील और न्यायिक निगरानी के साथ। अब वापस चौधरी के केस पर आई। उन पर कोई हत्या का आरोप नहीं, कोई एनकाउंटर का आरोप नहीं था, सिर्फ 5 एफआईआर, ज्यादातर प्रोटेस्ट से जुड़ी, और फिर भी 1 साल के लिए बेदखली का ऑर्डर बिना किसी अदालत की निगरानी के सीधे पुलिस अधिकारी के दस्तखत से लागू हो गए। ये वही सिस्टम की विडंबना है जिसकी बात हम बार बार करते हैं। जब सत्ता में बैठा कोई बड़ा नाम किसी इलाके से बाहर होता है तो वहां पूरी न्यायिक प्रक्रिया, जमानत की सुनवाई और आखिर में जवाबदेही होती है। लेकिन जब सड़क पर धरना देने वाला एक आम कार्यकर्ता उसी नतीजे से गुजरता है तो वहां सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तखत काफी है, न सुनवाई, न अदालत, न अपील का बराबर मौका। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सईद अहमद चौधरी सही थे या गलत, उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है या उन्होंने कौन से नारे लगाए। सवाल ये है, क्या एक कानून जो कभी डकैतों और गैंगस्टरों के लिए बना था, अब चुपचाप एक ऐसा अदृश्य हैंडब्रेक बनता जा रहा है जिसे किसी भी असहज सवाल पूछने वाले नागरिक पर लगाया जा सके, बिना ट्रायल, बिना पूरी सुनवाई, सिर्फ कागज पर एक दस्तखत से। जस्टिस जामदार का ये ऑर्डर एक राहत की खबर है, लेकिन ये भी याद रखिए, ये राहत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि चौधरी हाई कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ सके। हर तड़ीपार पीड़ित के पास न वो वक्त होता है, न वो संसाधन। अगली बार जब आप कहीं पढ़ें कि किसी बदमाश को तड़ीपार किया गया, एक सवाल जरूर पूछिएगा, बदमाशी थी क्या, गैंगवार या सिर्फ एक नारा?
अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जो ये तड़ीपार सिंडिकेट है, तड़ीपार के ऑर्डर की समीक्षा है, उसकी बड़ी जरूरत है। क्योंकि इस वक्त आप कहीं भी कोई प्रदर्शन देखिए, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा हो, चाहे वो ये मामला हो, प्रदर्शनों को दबाने के लिए तड़ीपार कानून का गलत इस्तेमाल, ये किसकी टूल किट है? ये क्रोनोलॉजी क्या है? आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि इस देश में क्रोनोलॉजी और टूल किट बड़े इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कल फिर किसी स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।